नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे नवमांश कुंडली की। आखिर ये नवमांश कुंडली होती क्या है, नवमांश कुंडली में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, लग्न कुंडली की कंपेयर में इसको कितना महत्व दिया गया है ये भी जानेंगे। ये एक वर्ग कुंडली है और वर्ग कुंडलियों में इसका महत्व भी हम जान पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जहां जहां तक मैं कवर कर सकूंगा पूरा विश्लेषण रहेगा नवमांश कुंडली का, जो आपके सारे संशय नवमांश कुंडली को लेकर यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण, रोचक, रोमांचक और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय को। देखिए, नवमांश कुंडली के बारे में बहुत सारे जो ज्योतिषविद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो बहुत ये मानते हैं कि जब भी आप जन्म कुंडली का फल कथन करोगे तो उसमें सटीकता यदि लाना चाहते हो तो इस वर्ग कुंडली को आप अपनाओगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। वैसे तो जब हम कभी सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो वर्ग कुंडलियां ही हमें सूक्ष्म विश्लेषण करने में बहुत मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। अगर हम किसी भी ग्रह के बल को देखें, कितना बल बलाबल है उसका, तो ये वर्ग स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि कितना बल होगा। देखिए, नवमांश कुंडली मुख्य रूप से वैसे विवाह के समय पर इसका जो विवाह का समय कैसे कब होगा इसका निर्धारण किया जाएगा, वैवाहिक जीवन के बारे में बताएगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, जीवन साथी का चरित्र भी ये बताता है कैसा होगा, विवाह से जो खुशियां मिलेंगी या परेशानियां मिलेंगी, दुख मिलेंगे, ये सब कुछ ये नवमांश कुंडली ही बताती है। और इसके अलावा भी ये जीवन के जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको देने में सहायक है। मैं ये कहूंगा कि जैसे कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली को महत्व दिया जाता है, उसी की तरह अगर हम नवमांश को भी महत्व दें तो आप देखिए, जब भी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन करें तो वहां इसको महत्व उतना देना बहुत आवश्यक है। अगर विवाह के बारे में विवेचन करना है तो बिना इसको ध्यान में दिए कोई भी फल कथन नहीं करना चाहिए, नवमांश कुंडली जरूर देखनी चाहिए। देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो ये जो चक्र है पूरा, जिसको हम 12 खानों में विभाजित कर देते हैं, इन 12 खानों में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा खाना है, ये जो पूरा खाना है जिसको हम बोलते हैं भाव, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, इस तरीके से यहाँ पर चलते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इनको हम कहेंगे कि ये कैसे चलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब जो ये पहला भाव है, इस भाव को अगर हम लग्न कुंडली को मैं एक नाम दे दूं कि लग्न कुंडली को हम बोलते हैं डिविजनल चार्ट में ये D1 चार्ट होता है। D1 चार्ट कौन सा होता है, लग्न कुंडली। तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं कि D1 को हम क्या मानते हैं कि ये लग्न कुंडली है। क्या है, लग्न कुंडली। देखिए, जब लग्नों की बात करेंगे तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो, ये इसके लिए इसको D1 बोलेंगे। और यहां पर ये जो होगा ये होगा D9 चार्ट। D9 चार्ट को हम नवमांश बोलेंगे, ये नवमांश बोलेंगे, ये नवमांश कुंडली हो जाएगी। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे D1 की। जब सीखना है तो शुरू से समझना अच्छा रहेगा। ये पूरे 12 खाने तो कुल मिलाकर 360 डिग्री के होते हैं इसमें, क्योंकि अगर हम किसी भी सर्कल को देखते हैं तो 360 डिग्री का होता है। अब ये जब भी कोई ग्रह जो पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का चक्कर लगाएगा, इसी तरीके से इन घरों में घूमेगा। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम देखें तो इसको बोलते हैं, जब भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कंडीशन में
जो प्रत्येक भाव को हम पॉइंट देंगे, यहाँ पर डिग्रियां देंगे, क्योंकि 12 भाव हो गए, 12 खाने हो गए, तो हम इसको क्या कहेंगे, जो 12 खाने हो गए तो बोलेंगे इसको एक खाना हमारा बना 30 डिग्री का। कितने का बना? 30 डिग्री या 30 अंश हम इसको बोल सकते हैं। हिंदी में 30 अंश, इंग्लिश में 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जितने खाने हैं ये सब 30 डिग्री के होते हैं। ये जितने खाने हैं इनमें सब में 30, सब 30 डिग्री के। ये सब 30 डिग्री के खाने होते हैं। किसके होते हैं? D1 चार्ट के। 30 डिग्री के खाने होते हैं D1 चार्ट के। अब जब हम इसके 9 हिस्से कर दें, अगर हम इसके 9 हिस्से कर दें तो हमें एक हिस्सा जो मिलेगा। अब देखिए, सूक्ष्म विश्लेषण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो हमको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जैसे यहां पर ये 30 है, अब सपोज कीजिए इस खाने का हमें सूक्ष्म विश्लेषण करना है बहुत बारीक, तो हम इन खानों को 9 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 9 हिस्से कर देंगे एक खाने के। तो इसके जब 9 हिस्से करेंगे तो हमें एक खाना मिलेगा नवमांश में 3 डिग्री और 3 डिग्री और कितना? 20 मिनट। देखिए 3 डिग्री, डिग्री मतलब कला, अंश, डिग्री मतलब अंश, और 20 जो यहाँ पर मिनट बोलते हैं हम इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको कला। तो 20 कला, 3 डिग्री 20 कला 20 मिनट, यानी कि 3 अंश 20 कला का जो एक खाना बनेगा। तो हम यह कहेंगे कि नवमांश में एक खाना जो होगा वो 3 डिग्री 20 का बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका इतना हिस्सा लिया जाएगा। तो हम कहेंगे जो पहला नवमांश होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट का हो जाएगा। दूसरा नवमांश जो होगा वो 6 डिग्री 40 मिनट का हो जाएगा। तीसरा नवमांश जो होगा वो कितने का हो जाएगा? तो तीसरा नवमांश हमारा हो जाएगा 10 डिग्री का। ऐसे ही चौथा नवमांश हमारा कितने का हो जाएगा? 13 डिग्री 20 मिनट का। मतलब हम 3 डिग्री 20 मिनट को जोड़ते जाएंगे, और आप जानते हो जितनी भी मिनट बनेंगी उनका एक अंश जब बनेगा, जितनी भी मतलब अगर 60 कला का एक अंश बनता है तो हम 60 तक लेकर जाएंगे। तो 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, इस तरीके से जब जोड़ते चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 3 9, पीछे से जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। 6 का मतलब हम 0 लिखेंगे और ए को चला जाएगा, तो हमारा 3 3 6 3 और 9, और यहाँ पर 1 10, तो हमारा हो जाएगा 10 डिग्री का। कौन सा नवमांश हो जाएगा 10 डिग्री का? ये हमारा हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 9 का नहीं होगा, तीसरा 10 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से हम पूरे 30 डिग्री को लेकर चलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नवमांश है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब देखिए, अब आप देखिए कि एक राशि, मैं आपको और थोड़ा सा सूक्ष्म में लेकर चलूंगा। जैसे यहां पर देखिए एक राशि है, एक राशि कितने नक्षत्र की होती है? हम सब जानते हैं एक राशि कितने नक्षत्र की होती है? एक राशि नक्षत्र की होती है 2 नक्षत्र की। 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कुल एक राशि में कितने चरण होते हैं? तो एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक चरण के बराबर का नवमांश होता है। ठीक है, यहां तक और स्पष्ट हो गया आपको। इसी तरीके से अब मानकर चलिए, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लेता हूं तो जो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कि यहां इसको इरेज कर देते हैं, ये आप समझ चुके हो अच्छे से, और अगर कहीं समस्या है तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब जैसे किसी घर में चंद्रमा बैठा है, यहां देखिए, जैसे हम यहां देखते हैं एक घर में यहां पर चंद्रमा बैठा है। अब ये चंद्रमा जो बैठा हुआ है ये कितने डिग्री का है? ये कितने डिग्री का बैठा हुआ है? मानकर चलिए ये चंद्रमा आपका 11 डिग्री का बैठा हुआ है। 11 डिग्री का बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? लग्न में। अब जब हम इसको नवमांश में लेकर चलेंगे तो हम कहेंगे कि चंद्रमा ने जो पहला नवमांश पूरा कर लिया जो 3 डिग्री 20 मिनट का था, दूसरा नवमांश जो था वो
उसने पूरा कर लिया, वो कितने का था, 6 डिग्री 40 मिनट का। फिर उसने तीसरा नवमांश जो था वो पूरा कर लिया, यानी कि कितना, वो कर लिया उसने 10 डिग्री का। उसके बाद हम कहेंगे कि जो चौथा नवमांश है इसमें वो चल रहा है और 1 डिग्री पूरी कर चुका है, तो इसको हम बोलते हैं भोगांश। भोग चुका है, उसको यूज कर चुका है उसका, ठीक है ना, उसका भोग कर चुका है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे भोगांश। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि कोई ग्रह कितना भोगांश कर चुका है। अब जैसे कि ये चौथे नवमांश में आएगा, ये जो चंद्रमा है ये जब नवमांश में आएगा तो ये चौथे नवमांश में आएगा, क्योंकि ये नवमांश में भोग कर चुका है। अब ये बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो, लेकिन अभी एक बात और समझनी आवश्यक है। उसको कैसे समझेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं अच्छे से, आप पहले अच्छे से इस चीज को सीख चुके होंगे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। देखिए नवमांश आप ज्ञात कर चुके हैं कि भाई डिग्रियों के आधार पर आप उसको चेक कर सकते हैं कि कौन से उसमें आएगा। अब इसके बाद में हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर एक काल पुरुष की कुंडली का यहाँ पर निर्माण कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। यहां पर हमने ये काल पुरुष की कुंडली यहां पर बना ली है। अब देखिए, अब यहां पर सपोज कीजिए कि मैंने भी कहा कि चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, ध्यान से सुनिए, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, कितने का, 11 डिग्री का। ध्यान से समझिए इस बात को, कितने का बैठा हुआ है, 11 डिग्री का। अच्छा, मेष राशि कौन सी राशि है, तो मेष राशि चर राशि होती है। देखिए मैं बता दूं चर राशि कौन कौन सी होती है। 1 नंबर की राशि चर होती है, 4 नंबर की यानी कि कर्क राशि चर होती है, 7 नंबर की राशि यानी कि तुला चर होती है, और 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि चर राशि होती है। तो जब भी ये जो चर राशि हैं इनमें कोई ग्रह स्थित हो, जैसे यहां पर ये मेष राशि में स्थित है और कितने डिग्री का है, 11 डिग्री का है। अब देखिए ये हमें पता चल गया कि इतने 11 डिग्री पर ये कौन से नवमांश में जाएगा, चौथे नवमांश में जाएगा। लेकिन अब आप चौथे को ऐसे नहीं काउंट करोगे कि ये मेष में तो 1 2 3 4 यानी कि कर्क में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान में रखना है ये चर राशि में है, स्थिर राशि में है या द्विस्वभाव राशि में है। पहले मैंने अभी आपको चर बता दिया, बाकी आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चर राशियां हमारी 1 4 7 10 हो गई। स्थिर राशियां हमारी होती हैं 2 5 8 और 11, यानी कि वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। और हमारी द्विस्वभाव राशियां होती हैं मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये दो स्वभाव राशियां होती हैं। तो पहले मैं बताता हूं आपको चर राशि में है तो क्या कैसे हम चेक करेंगे। देखिए जब भी ये चर राशि में होगा, कोई भी ग्रह चर राशि में, और हमें पता चल गया कि उसका भोगांश कितना आ रहा है, उसका भोगांश आ रहा है हमें 11 डिग्री का। 11 डिग्री तो वो चौथा नवमांश में जाएगा। लेकिन इसको काउंट कहां से करेंगे, स्थिर चर राशि में ये बैठा हुआ है, तो जहां से ये बैठा हुआ है, अगर यहां बैठा हुआ है तो अब हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसको हमको कहां से काउंट। तो देखिए जैसे चर राशि है तो चर राशि में हमेशा वहीं से काउंट होगा जहां ग्रह बैठा हुआ है। तो हमने कहा ये चौथे में बैठा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जब भी इसको लेकर जाएंगे, जैसे मान कर चलिए मैं यहां पर रख देता हूं, एक कोई यहां पर रख देते हैं 2 3 4, इस तरीके से समझ लीजिए। तो ये जब नवमांश में जाएगा तो कहां जाएगा, जहां बैठा हुआ है, तो मेष में बैठा हुआ है, तो ये यहां से अब चौथे में, तो 1 2 3 4 मतलब ये कर्क राशि में यहां पर नवमांश में आपको चंद्रमा मिलेगा। चेक करिए। अगर सपोज कीजिए चंद्रमा तुला राशि में बैठा होता 11 डिग्री का, तो हम क्या करते, अब इसी तरीके की मान के चलिए मेष लगने, मेष नवमांश में उदय हुआ, यानी कि इसका नवमांश का सपोज कीजिए। अब इस कंडीशन में चंद्रमा कहां पर, 11 डिग्री के तुला राशि में। अब यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4, तो यानी कि चंद्रमा कहां पहुंचेंगे, 10 नंबर की राशि में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आपको समझ में आया, अगर चंद्रमा यहां होंगे तो।
अगर चंद्रमा कर्क राशि में हुए तो कहां पहुंच जाएंगे, यहां पर तुला राशि में पहुंच जाएंगे इतने भोगांश पर। और यदि चंद्रमा यहां पर मकर राशि में हुए तो लग्न में बैठ जाएंगे जाकर, वहां का नवमांश की लग्न में। इस तरीके से हम हाउस को काउंट करेंगे जहां पर ये लग्न कुंडली में बैठे हैं, जितना भोगांश किया है। अगर लग्न कुंडली में चर राशि है तो वहीं से काउंट किया जाएगा जहां पर वो बैठे हुए हैं, और नवमांश में उस राशि से आगे, जैसे कि यहाँ पर चौथे नवमांश में चल रहे हैं, तो जहां पर जैसे मानकर चलिए तुला में यहाँ लग्न में बैठे हुए हैं, तो वहां पर 1 2 3 4 मतलब वो उस समय कहाँ बैठेंगे। अब देखिए ये किसी भी तरीके से रोटेट हो सकता है, मतलब यहाँ पर 2 भी लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है, 4 लिखा हो सकता है, यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप चेक कर सकते हो तो आपको और समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझिए कि जब भी हम इसको काउंट करेंगे तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा जाएगा अपने से, जहां ये बैठा हुआ वहीं से काउंट होगा, और जितने भोगांश पूरे करके जहां पर चल रहा है, जिस नवमांश में चल रहा है वहां तक हम काउंट करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया था 11 पर था तो चौथे नवमांश में था। इस तरीके से हम इसको समझ जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम ये जो चंद्रमा है या कोई भी ग्रह ले लें, जैसे यहां पर यहां देखिए, जैसे इस तरीके से आप देखिए, जैसे मानकर चलिए ये चंद्रमा होते कितने डिग्री के, ये चंद्रमा होते 18 डिग्री के। चलिए चंद्रमा यहां बैठ जाते हैं, अब हम बैठाएंगे इनको दुस्वभाव राशि में, सॉरी स्थिर राशि में। तो चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह हो सकता है, चंद्रमा ही नहीं, कोई भी ग्रह को हम ले सकते हैं, केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और ये मानकर चलिए 18 डिग्री के बैठे हुए हैं। अब 18 डिग्री को कैसे देखिए, सबसे पहले तो इनका भोगांश हमें पता चल गया कि 18 डिग्री ये वृषभ राशि में भोग चुके हैं। अब ये देखिए 18 डिग्री में ये कौन से नवमांश में आएंगे। तो जब 18 डिग्री की बात करेंगे और तो ये करीब कितने में बैठेंगे, तो 18 डिग्री में ये षष्ठम नवमांश में आएंगे। देखिए आप जोड़ते चलिए कितने नवमांश में आएंगे, तो ये कौन से में आ जाएंगे, छठे में। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा, पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमें कितने, हमने कहा चंद्रमा कितने के हैं, 18 के हैं, 18 डिग्री के हैं। तो चंद्रमा इस समय जो भोग मतलब जो चल रहे हैं वो छठे नवमांश में चल रहे हैं, ठीक है, छठे नवमांश में चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर चंद्रमा किस में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, जो एक स्थिर राशि है। तो मैंने बताया कौन कौन सी स्थिर राशियां हैं, तो स्थिर राशियां हैं, एक 2 नंबर की राशि स्थिर है यानी कि वृषभ राशि, एक 5 नंबर की सिंह राशि स्थिर राशि होती है, एक 8 नंबर की यानी कि वृश्चिक राशि स्थिर राशि होती है, एक आपका 11 नंबर की यानी कि कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां होती हैं। अब देखिए जब स्थिर राशि में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं और 18 डिग्री ये क्या कर चुके हैं, भोग चुके हैं, तो ये छठे नवमांश में चल रहे हैं, इतना हमें आइडिया हो चुका है। लेकिन अब बैठे किस में है, स्थिर राशि में, लग्न में बैठे हैं। अब हम जब इनको काउंट करेंगे तो यहां से हम 6 आगे तक काउंट करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे, जहां बैठे हैं चंद्रमा वहां से नहीं, पहले हम काउंट करेंगे चंद्रमा से नवम भाव को। तो देखिए अगर मैं नवम भाव को काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां भाव कौन सा बना, मकर राशि। अब देखिए मकर राशि से 6 आगे, अब यहां पर मानकर चलिए अब यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे हम, स्थिर राशि में जहां ग्रह बैठा हुआ है वहां से नवम भाव से हम आगे काउंट करते हैं जितना भी भोगांश किया। अब इसने भोगांश कितना किया, 6 किया है, मतलब ये छठे नवमांश में है। तो हम यहां से काउंट करेंगे कहां से, 10 नंबर जहां लिखा हुआ है यानी कि मकर राशि।
10वां भाव जो इसमें बन रहा है 1 2 3 4 5 6। तो हमें कौन सा निकल के आया इसमें, हमें निकल के आया कि यहां पर चंद्रमा कहां मिलेंगे हमें, अब हमें चंद्रमा मिलेंगे नवमांश में मिथुन राशि में। ठीक है, इस तरीके से हमने ये समझ लिया। ऐसे ही ये अगर सिंह राशि में होंगे तब भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे, वृश्चिक राशि में होंगे तब भी ऐसे ही काउंट करेंगे, और अगर ये कुंभ राशि में होंगे तब भी हम इसी तरीके से इनको काउंट करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब ये चंद्रमा को हम यहां से हटा देते हैं, और अगर अब एक कंडीशन और देखिए कि यदि ये दो स्वभाव राशि में कोई ग्रह बैठा हो, ठीक है। अब दो स्वभाव राशि कौन कौन सी हैं, अगर दो स्वभाव राशियों को देखोगे तो ये राशियां हमें कौन सी मिलेंगी, देखिए दो स्वभाव राशियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी मिलेंगी हमें, एक तो 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, एक हमें मिलेगी 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, एक हमें 9 नंबर, और एक हमें 12 नंबर। 3 की टेबल पढ़ लीजिए, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये जो राशियां हैं ये सब दो स्वभाव राशियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए दो स्वभाव राशियां में अगर ग्रह पड़े, अब जैसे मैंने चंद्रमा का बताया था कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा सपोज कीजिए यहां पर हम लेते हैं कि ये धनु राशि में बैठे हो चंद्रमा। अब धनु राशि में बैठे हो और ये 23 डिग्री के बैठे हो, एक एग्जांपल लेते हैं, कितने डिग्री के, 23 डिग्री के बैठे हो चंद्रमा। अब 23 डिग्री के चंद्रमा जब बैठेंगे तो अब देखिए ये 23 डिग्री है क्या, 23 डिग्री कौन सा भोगांश होगा, मतलब कितना 23 डिग्री भोग चुके हैं, तो ये किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये 23 डिग्री के हैं तो 23 डिग्री के कौन से आ जाएंगे, हमारा आ जाएगा सप्तम नवमांश। कौन सा होगा, 7वां नवमांश हो जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि चंद्रमा कौन से नवमांश में चल रहे होंगे, 7वें नवमांश में चल रहे होंगे, भोग करेंगे। लेकिन बैठे किस राशि में हैं, तो ये स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। अब जब भी ग्रह दो स्वभाव राशि में बैठे हुए हैं, जब भी ग्रह दो स्वभाव राशि में बैठा हो तो जहां वो बैठा है वहां से पहले तो आगे 5 काउंट कीजिए। अब 5 काउंट करोगे तो जैसे हमने कहा चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, अब यहां से 5 काउंट करो तो 5 काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये कौन सा भाव आ जाएगा, लग्न भाव में। अब इस भाव में ये यहां से हम काउंट करेंगे, अब ये कितना भोग चुके हैं, 7, तो यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये कहेंगे कि नवमांश में ये चंद्रमा कहां मिलेंगे आपको, नवमांश में ही मिलेंगे, तुला राशि में। इस तरीके से हम इनका निकालते हैं। यहां तक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे कैसे हमें ये चेक करना है। देखिए जब भी अगर हम इस नवमांश की बात करते हैं तो ये नवमांश बहुत विशेष होता है। नवमांश बनाने की मैंने आपको पूरी की पूरी जो मेथड है वो बता दिया है। और वैसे भी जब कभी आप जब सारणी तैयार करोगे तो यहां से जो मेष से चलेगा तो मेष अगर मेष से स्टार्टिंग है तो वहां पर मेष से ही स्टार्टिंग होगी, वृषभ से होगी तो उससे आगे 9 घर जाना पड़ेगा, मिथुन से 6 घर, कर्क से 3 घर, सिंह से भी बेसिक से जाओगे आप वहीं से। इसी तरीके से आगे आप देखते चलोगे, कन्या से 9, तुला से 6, वृश्चिक से 3, फिर धनु पर 0 आ जाएगा, फिर मकर में 9, और फिर कुंभ में 6 और मीन में 3। इस तरीके से हम चलेंगे कि ये कौन से नवमांश में जाएगा। यहां तक स्पष्ट है। देखिए यहां पर एक वर्गोत्तम शब्द का बहुत उपयोग होता है, उसको आप समझिए कि यहां पर कोई ग्रह वर्गोत्तमी हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए चर राशि में अगर कोई नवमांश में आया, चर राशि में प्रथम नवमांश में आए, और स्थिर राशि में अगर पंचम नवमांश में आए, ध्यान से सुनिए, अगर चर राशि हो और प्रथम नवमांश हो, प्रथम नवमांश में आ जाए, स्थिर राशि हो और पंचम नवमांश में आ जाए, और द्विस्वभाव राशि हो और नवम नवमांश में आ जाए, तो ग्रह वर्गोत्तम ही हो जाता है।
अब ये क्यों हो जाता है? क्योंकि ये उस राशि में ही आएगा जिस राशि में ये लग्न में बैठा है। आप काउंट करके चेक कर लीजिए। फलदीपिका में इसके बारे में कहा गया है कि लग्नेश नवमांश में अगर बली है, बलवान है, तो जातक को सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और होरा रत्नम में भी कहा गया है कि खोई हुई वस्तु का जो अनुमान है वो हमको नवमांश से ही जानना चाहिए। तो यहां वर्गोत्तमी नवमांश के बारे में भी जान चुके हैं। अब देखिए, पहले वर्गोत्तमी का जो अर्थ है उसको हम समझ चुके हैं कब होता है। चर राशि में प्रथम नवमांश, स्थिर राशि में पंचम नवमांश और द्विस्वभाव राशि में नवम नवमांश में जब भी ग्रह स्थित होगा तो वो वर्गोत्तमी होगा। और देखिए, होरा रत्नम जो है ग्रंथ, उसके अनुसार वर्गोत्तम लग्न में जन्मा जातक अपनी जाति में प्रमुख, प्रतिष्ठित और समृद्ध व्यक्ति होता है। देखिए, एक ग्रह में 6 स्थितियां होती हैं। उन 6 स्थितियों में वह किसी में भी एक स्थिति में होकर वर्गोत्तम हो सकता है। ये 6 स्थितियां आपको ध्यान में रखनी, कौन कौन सी है। अगर कोई ग्रह उच्च राशि का होकर या मूल त्रिकोण राशि का होकर या अपनी स्वयं राशि का होकर वर्गोत्तमी हो जाए, तो यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए, मित्र राशि का हो जाए, शत्रु राशि का हो जाए, नीच राशि का हो जाए, तो इनमें बल भी क्रम के अनुसार होता है यदि वर्गोत्तमी हो। अब समझिए ध्यान से इस पॉइंट को, ये बहुत विशेष है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट को लेकर कि ग्रह की ये अवस्थाएं क्या कहती हैं। अगर ग्रह वर्गोत्तमी हुआ उच्च राशि में होकर, बहुत ही अच्छा फल देगा। अपनी उच्च राशि में हुआ और वर्गोत्तमी हुआ, अच्छा फल देगा। वही मूल त्रिकोण राशि का होकर अगर वर्गोत्तमी हुआ तो उच्च से थोड़ा सा कम, लेकिन ये कहेंगे कि बहुत अच्छा फल देगा। और अगर स्वयं राशि का है तो अच्छा फल देगा, विशेष अच्छा फल देगा। और मित्र राशि में हो जाए तो भी अच्छा फल देगा, लेकिन स्वयं राशि से कम। लेकिन शत्रु राशि में होकर अगर वर्गोत्तमी हो तो वहां उसका फल बहुत खराब मिलना शुरू हो जाता है। और नीच राशि का हो जाए तो बेहद खराब फल उसका मिलता है, अत्यधिक अशुभ परिणाम वह देता है। देखिए, नवमांश कुंडली को अगर हम देखें तो जैसे कि लग्न कुंडली को अगर 6 पॉइंट दिए जाएं तो होरा कुंडली को 2 पॉइंट दिए जाएंगे। और द्वेषकोण कुंडली को 4 पॉइंट दिए जाएं और नवमांश कुंडली 5 पॉइंट लेती है। द्वादशांश जो कुंडली है D12, वो 2 पॉइंट उसको मिलते हैं और तृतीयांश यानी कि D30 को 1 पॉइंट मिलता है। तो अब आप समझ सकते हो कि जहां लग्न कुंडली को 6 पॉइंट मिलते हैं वहीं नवमांश को 5 पॉइंट मिलते हैं। तो कितना आवश्यक है नवमांश को देखना, बहुत ज्यादा महत्व है नवमांश का। इसके अध्ययन के बिना कोई भी फल कथन करना नहीं चाहिए, बहुत आवश्यक है। और देखिए, ये वर्ग जो होगा ये ग्रह के बलाबल को हमें दर्शाएगा। लग्न कुंडली का जो नीच ग्रह है, नीच में स्थित ग्रह, उसमें अगर उच्च का हो जाए, कहां पर, यहां कोई ग्रह नीच का हुआ, शनि यहां नीच के हुए, देखिए मैं लिख देता हूं, शनि यहां नीच के हुए, और ये जो नीच के शनि हैं, यदि ये यहां पर जाकर उच्च के हो जाते हैं तो अब ये समझिए कि इन्होंने अपने आप को संभाल लिया। ये खराब फल देने वाले थे किसके, लग्न कुंडली के आधार पर, लेकिन अब ये खराब फल नहीं देंगे, ये सामान्य हो गए, अशुभ परिणाम इनका देखने को नहीं मिलेगा। अब एक बात और समझ लीजिए कि लग्न कुंडली में जो राजयोग बन रहे हों उनकी संख्या अगर नवमांश कुंडली के राजयोगों की तुलना करें तो बराबर मिले, तो ये समझिए कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो ये कह सकते हैं कि जन्म कुंडली का जो बल है वो स्थिर है। जैसा जन्म कुंडली देखकर आपने फलादेश किया है वही फलादेश सटीक जाएगा। लेकिन यदि नवमांश में राजयोगों की संख्या में कमी हो जाए कंपेयर टू लग्न कुंडली, तो लग्न कुंडली इतनी बलवान नहीं है जितनी की वह आपको दिख रही है। तो इसलिए आपको सभी तरह से सूक्ष्मता से लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। तो यहां पर यदि लग्न कुंडली का लग्नेश, अब हम चलते हैं थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, यहां देखिए
सपोज कीजिए लग्न कुंडली का लग्नेश, लग्न कुंडली हमने ले ली एक, लग्न कुंडली मान के चलिए, लग्न कुंडली हम बना लेते हैं। लग्न कुंडली का लग्नेश यहां पर 3 नंबर की राशि है, तो लग्न कुंडली का लग्नेश कौन हो गया? बुध हो गया। अब यदि लग्न कुंडली का लग्नेश नवमांश में भी जाकर बली हो जाए, एक नवमांश कुंडली अगर हम बनाएं और नवमांश कुंडली में कहां साहब चले जाएं, ये चले जाएं अपनी ही राशि में चले जाएं, मानकर चलिए कि यहां पर कहीं 6 नंबर लिखा हो कहीं पर भी, और यहां पर बुध चले जाएं, अब ये कौन हो गए? बलवान हो गए। तो ये कहा जाएगा कि एक अच्छी निधि के समान होगा, बहुत ज्यादा व्यक्ति के लिए समृद्धता लेकर आएगा, जातक बहुत ज्यादा प्रभावशील होगा। और देखिए जातक पारिजात में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व का अनुमान हम लग्न कुंडली के लग्नेश की नवमांश में क्या स्थिति है या लग्न कुंडली के लग्न में स्थित बलि ग्रह से हम लगा सकते हैं। अब देखिए यहां तक, यहां आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए जन्म कुंडली में लग्न, जैसे ये लग्न है, जन्म कुंडली में लग्न, चंद्रमा और सूर्य में से जो भी सर्वाधिक बलवान होता है उसके दशमेश के द्वारा हम आजीविका का निर्धारण करते हैं, ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या करते हैं, लग्न कुंडली को पकड़कर बैठ जाते हैं, खाली लग्न कुंडली से देखेंगे, बाकी कुंडली देखनी ही नहीं है। भाई लग्न कुंडली से आप देखोगे लग्न आपकी कमजोर हुई पड़ी है, आप लग्न कुंडली से देखोगे कि भाई मंगल बड़े अच्छे बैठे हैं, तुम तो सेना में जाओगे, लेकिन वो सेना में नहीं गया। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया उसकी लग्न कुंडली में लग्न पीड़ित है, लग्न अच्छा नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, जब भी आकलन किया जाए तो हमें लग्न कुंडली का, लग्न कुंडली के साथ साथ में चंद्र कुंडली का, चंद्र कुंडली के साथ साथ में सूर्य कुंडली का, इनका आकलन करना बहुत आवश्यक है, जो लोग करते नहीं है। अब देखिए चंद्र कुंडली कहां से लाओगे? लग्न कुंडली में ही जहां पर चंद्रमा बैठे होंगे उस भाव को लग्न बनाकर और आगे के भावों को रखते जाएंगे, जहां ग्रह बैठा उसका वहीं रखते जाएंगे। तो इस कंडीशन में चंद्र कुंडली, ऐसे ही सूर्य जहां बैठे होंगे तो वहां से सूर्य कुंडली बन जाएगी। अगर जहां चंद्रमा बैठे हैं वो कुंडली बलवान हो जाए, लग्न कुंडली से अधिक, सूर्य कुंडली से अधिक, कहेंगे कि चंद्रमा से दशम भाव जहां बनेगा, जैसे कि ये पंचम भाव बनेगा, अगर यहां मानकर चलें कि ये चंद्र कुंडली, चलिए मैं और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। देखिए मानकर चलिए यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, मैं एक, आगे हम देखेंगे कैसे बलवान कैसे कमजोर, वो सब अलग है पॉइंट, लेकिन यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब देखिए ये जो लग्न है इसका लग्नेश मानकर चलिए राहु केतु पाप पीड़ित, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, ये लग्न पाप कर्तरी में आ जाए, यहाँ पापी ग्रह बैठ जाए, ठीक है, लग्न की डिग्रीज कम हो जाए, तो ये सब कंडीशंस जो बन जाएंगी ये लग्न पीड़ित हो गई। अब सूर्य की कंडीशन देख लीजिए, सूर्य अपने घर में बैठ जाए, स्वग्रही हो गए। चंद्रमा देख लीजिए, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की जब कंडीशन है, मानकर चलिए सूर्य यहाँ पर बलवान निकले, सबकी कंपेयर, लग्न कमजोर निकल आए, उसके बाद में चंद्रमा भी यहाँ पर वीक दिखे हमें, ये भी कहीं ना कहीं किसी के एस्पेक्ट में आ जाए, शनि देख रहे हो, इनके साथ में शनि बैठ जाए या राहु केतु से पीड़ित हो जाए, इस तरीके से हम देखें। अब मानकर चलिए सूर्य बलवान हो रहे हो, सूर्य बलवान हो रहे हो तो सूर्य जहां बैठे इसी को लग्न बना लो। अब ये बैठे हुए कहां पर है? सिंह राशि में, स्वग्रही है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 10वां भाव देखेंगे, 10वां भाव कौन सा बनेगा? लग्न बनेगा, जो एक्चुअल में लग्न है तो लग्न बनेगी। तो यहां पर हम जब भी कार्य का निर्धारण करेंगे वो 11 नंबर को देखकर नहीं करेंगे, हम किसको देखकर करेंगे? हम देखकर करेंगे जो 2 नंबर है। इस तरीके से हमारा जो फलादेश है वो फलादेश सटीक जाता है। तो यहां पर यह देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। स्पष्ट है? तो अब ये सभी निर्धारण करने के लिए कम से कम 50% मामलों में सिद्ध होती है, और अधिक सटीकता आप देखोगे तो जब दशमेश के नवमांश के द्वारा प्राप्त कर सकते हो।
तो यहां पर 50% आपको मिलेगा इन तीनों में से बली करने पर। 100% यहां से नहीं मिलेगा, केवल लग्न से, चंद्र कुंडली से या सूर्य कुंडली से 100% नहीं मिलेगा। तो हमें उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, 50% यहां से और बाकी का 50 देखने के लिए नवमांश में घुसना पड़ेगा अधिक सटीकता के लिए। चलिए यहां तक ये हो गया। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है जिसको हम बोलते हैं 64वां नवमांश। ये 64वां नवमांश क्या है? जब चिकित्सा ज्योतिष की आप बात करोगे तो 64वें नवमांश को जरूर देखोगे। 64वां नवमांश होता क्या है? ये एक अशुभ नवमांश माना जाता है। अब देखिए यहां पर हम अगर एक टेबल पढ़ते हैं और अच्छे से आएगा 9, ठीक है, 9 हिस्से यहां पर आ गए। अब 9 की टेबल आप पढ़ो, 9 की पढ़ते जाओ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। हिंदी में पढ़ लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी कि 54 63। अब बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ? 64वां नवमांश कहां आएगा? तो यहां पर ये 64वां नवमांश की शुरुआत हो जाएगी अष्टम घर से। इसीलिए कहा जाता है कि जो 64वां नवमांश है यह अशुभ माना जाएगा। 64वां नवमांश अशुभ माना जाएगा। वैसे में इसकी एक सामान्य विधि अगर आपको बताऊं, आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी हो और आपको 64वां नवमांश अपना चेक करना हो तो बहुत आसान है, लेकिन बताएंगे उसे, पहले इसको समझ लें उसके बाद में बताएंगे। देखिए जब भी पहले ये 64वें नवमांश को समझें कि इसके स्वामी का जब भी प्रभाव आएगा, दशा में आ जाए, अंतरदशा में आ जाए, तो ये रोगों से पीड़ा देगा। अब देखिए ये जो रोगों से पीड़ा देगा तो यहां पर स्पष्ट है। अब कैसे देखें कि 64वां नवमांश कौन सा बनेगा? देखिए यहां पर जो अष्टम भाव है इसके कारण ये इसका संबंध मृत्यु से भी होता है, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। जब भी हम इसकी गणना करेंगे तो हम भोगांशों को देखेंगे। तो जन्म कुंडली में आप चंद्रमा के भोगांश देखिए और चंद्रमा से अष्टम भाव की राशि में इसको रखकर जो भी वर्णित विधि है उसमें नवमांश का निर्धारण करें आप, और फिर यहां से नवमांश की कैलकुलेशन करें। जिस भाव में चंद्रमा के भोगांश आए उस भाव से 64वां नवमांश होगा और इस राशि का स्वामी 64वें नवमांश का स्वामी कहलाएगा। वैसे सामान्य विधि बहुत आसान है, वो भी बताऊंगा आपको। तो देखिए जहां पर भी एक बात समझ लीजिए, नवमांश कुंडली उठाइए आप, आजकल कंप्यूटर में सब कुछ मिलता है आपको। नवमांश कुंडली उठाइए, देखिए कि नवमांश कुंडली में अब चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं। सपोज कीजिए आपके चंद्रमा यहां बैठे नवमांश कुंडली में। अब इसको मानकर चलिए कि ये कौन सा चार्ट है, D9 चार्ट है, D9 चार्ट है ये। चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं आपके सिंह राशि में, किसमें, नवमांश कुंडली में, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं देखना, नवमांश कुंडली में ही रुके रहिए, कुछ नहीं देखना। नवमांश कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं उस भाव से चतुर्थ भाव की जो राशि होगी वही 64वां नवमांश होगा। जैसे कि यहां पर सिंह राशि है, अब यहां नवमांश में सिंह राशि है। अब यहां से काउंट करो, कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये चंद्रमा से चौथे जो बैठे हुए हैं यही 64वां नवमांश बनेगा, यही 64वां नवमांश बनेगा। बहुत आसान है। अगर आप कैलकुलेशन पर जाओगे तो फिर आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप सीधे नवमांश कुंडली उठाइए और नवमांश कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हुए हैं वहीं से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा नवमांश है, 64वां नवमांश है। तो अब देखिए, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक आपको ये 64वां नवमांश समझ में आ गया। देखिए जब भी दशा इसकी चलती है बहुत खराब होती है, दुर्घटना देने वाली होती है। मानकर चलिए जैसे कि यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठे हैं नवमांश कुंडली में और यहाँ पर मंगल आ गए। अब मंगल की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी अच्छी नहीं होगी, खराब होगी, स्वास्थ्य के लिए खराब होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, आपका दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। ये 64वें नवमांश को देखकर हम फलादेश कर सकते हैं। अगर लग्न कुंडली के अष्टमेश की दशा चले
चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली में, सूर्य कुंडली में जो भी बलवान हो उसके अष्टमेश की दशा चले। और नववांश कुंडली में हम चेक करें कि 64वां नववांश की दशा अंतर दशा में तो नहीं आ रहा। अगर वो अंतर दशा में आ जाए तो यहां पर एक देश कौन को भी हम देखेंगे, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब उसका नंबर आएगा। तो इन सबको देखने के बाद में अगर इनकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा ऐसी कोई स्थिति बन रही हो तो बहुत ही अशुभ समय कह सकते हैं हम, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हम उसको कह सकते हैं। अब हमारा टॉपिक रहेगा नववांश का विवाह से क्या रिलेशन है, कैसे देखें इसको। देखिए, जब विवाह का समय आपको निर्धारण करना हो, वैवाहिक जीवन की अगर चर्चा करनी हो कि विवाह का समय निर्धारित करना है, वैवाहिक जीवन की चर्चा करनी है, कोई प्रश्न आया आपके पास में, जीवन साथी के कैसा होगा, कैसा व्यवहार होगा, कैसा चरित्र होगा, शारीरिक और मानसिक विशेषताएं उसकी क्या होंगी, आपको कुंडली मिलान करनी पड़ जाए, कैसा वियोग होगा या विरह होगा, इन सभी का हम नववांश जो षोडश वर्ग है, ये नववांश का D9 चार्ट है, इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे। देखिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए नववांश का जो लग्न है और जन्म कुंडली का जो सप्तमेश है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान से समझ लीजिए, मैं पीछे लेकर आऊंगा आपको। यहां से ध्यान से देखिए, ये दो ब्लैंक चार्ट हमने देख रखे हैं, इससे अब इसको आप समझ लीजिए। जैसे हमको लग्न कुंडली, मैंने यहां बना लेता हूं, यहां पर लग्न कुंडली एक मेष लग्न की कुंडली है। सपोज कीजिए यहां पर इसको लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां से हम ले लेते हैं कि ये निकल के आई हमारी, चलिए मान लेते हैं ये हमारी सिंह लग्न से स्टार्ट हुई, 6 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, इस तरीके से। अब देखिए, जब ये स्थिति बने, यहां पर हमको क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया, लग्न कुंडली का लग्नेश और नववांश कुंडली का सप्तमेश। अब हम चर्चा करें विवाह के बारे में, इनका बड़ा ध्यान रखना है। यदि ये दोनों बलवान हैं, अच्छी स्थिति में हैं, शुभ ग्रहों से संबंधित हैं, तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और अधिक विश्लेषण करना है तो नववांश कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश की बल की भी आप गणना कर लीजिए कैसा है। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें बनता है कि जब सूर्य चंद्रमा का जो नववांश है, अगर ये दोनों एक दूसरे से समसप्तक हैं, अगर एक दूसरे से समसप्तक हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि सूर्य अगर यहां बैठे हैं, चंद्रमा यहां बैठे हैं, तो एक दूसरे से समसप्तक हो गए नववांश कुंडली में। अगर एक दूसरे से समसप्तक है तो वैवाहिक जीवन में लगातार कलेश दिखेगा। अगर नववांश में हम देखें कि जो शनि है, उनको आत्म त्याग का स्वामी कहा जाता है, अगर वो 12th हाउस में चले जाएं, शनि द्वादश भाव में, ये द्वादश भाव है किसका, शयन कक्ष के सुख का, रति सुख का। अब शनि का यहां पर जाना, ये क्या करेगा, आपको एकांत देगा, मतलब आपको रति सुख के न होने की तरफ इंगित करेगा। दैट मीन्स यहां पर आपके जो रिलेशनशिप को ये खराब करेगा। यहां ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे समझिए, आगे समझिए कि अगर लग्न कुंडली के लग्नेश की स्थिति को समझें, तो वहां पर हमें
कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अब देखिए ध्यान कैसे रखेंगे। मानकर चलिए यहां पर लग्न कुंडली हमारी, हम सिंह लग्न को ले लेते हैं। सिंह लग्न की हमारी जन्म कुंडली है। अब देखिए लग्न कुंडली के लग्नेश कौन बनेंगे? सूर्य। अगर ये सूर्य चंद्रमा के साथ में है तो ऐसे जातक की पत्नी बड़ी सुंदर होती है, बड़ी खुश मिजाज होती है, अच्छे व्यवहार वाली होती है। और अगर यहां सूर्य के साथ, जैसे यहां लग्नेश हमने लिए, अब अगर यहां पर ये किसके साथ में, चंद्रमा के साथ में देख लिया, अगर शुक्र के साथ में हो, वैसे शुक्र को खराब बताते हैं लेकिन ध्यान रखिए हम लग्नेश के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, शुक्र के साथ हो तो उसकी पत्नी अति सुंदर और कलात्मक सोच वाली होगी। ये कहा जाए कि अगर यहां पर अगर बृहस्पति के साथ में हो, गुरु बृहस्पति के साथ में लग्नेश हो, तो उस जातक की पत्नी धार्मिक और पवित्र विचारों वाली होगी। देखिए यही स्थिति अगर स्त्री की कुंडली में, तो वहां हम उसके पति के बारे में कहेंगे। अब कुछ बातें और ध्यान रखिए इसमें। ये तो एक सामान्य हमने देख लिया। सूर्य को क्या माना जाता है कि ये अहंकार देते हैं, शनि पतन की तरफ लेकर जाते हैं, अधम देते हैं, मंगल आपको आक्रामक और क्रोधी बनाते हैं, और राहु केतु पर विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय है ये। तो अगर यहां पर देखिए लग्नेश ये कुछ और हो, सपोज कीजिए लग्नेश कोई और हो, और उस लग्नेश के सपोज कीजिए यहां पर 9 नंबर है, तो यानी कि लग्नेश कौन हो गए? गुरु हो गए। अब गुरु के साथ अगर सूर्य बैठ जाए, अब ऐसे समझिए, तो पत्नी कैसी होगी? पत्नी होगी अहंकारी। शनि बैठ जाए गुरु के साथ में तो पत्नी कैसी होगी? अधम विचारों वाली, मतलब गंदे विचारों वाली। और अगर मंगल बैठ जाए और अगर यहां पर गुरु के साथ कौन बैठ जाए? मंगल बैठ जाए, तो मंगल बैठ जाए तो उसकी पत्नी कैसी होगी? आक्रामक होगी। यह हम लग्न से देख रहे हैं, लग्न से की नवमांश में स्थिति से, और क्रोधी भी होगी। अगर यहां पर राहु या केतु बैठ जाए, यहां पर राहु या केतु बैठ जाए, तो जैसे राहु बैठ जाए या फिर केतु बैठ जाए, या केतु, इनमें से कोई एक बैठ जाए, तो वह भरोसा नहीं कर सकते आप उस पर। धूर्त होगी, निम्न सोच वाली होगी, ऐसी जीवन साथी आपको मिलती है। ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो नवमांश कुंडली का आप अच्छे से समझ लीजिए, ये प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, अब अगर हम देखें कुंडली मिलान करते समय नवमांश कुंडली के जो लग्न है यह चंद्रमा की राशि है। लग्न कुंडली के लग्न या चंद्रमा की राशि का, जो चंद्रमा की राशि आती है उसका भार्या यानी कि जो पत्नी है उसके नवमांश के लग्न या चंद्रमा जहां बैठे हैं उनकी राशि, इसको देखना बहुत जरूरी है। मतलब या तो चंद्र राशि से देखिए या जो नवमांश के लग्न की राशि से देखिए। सपोज कीजिए, मैं समझा देता हूं, सपोज कीजिए यहां पर ये लग्न राशि है नवमांश की, हम ये कहते हैं D9 चार्ट है ये लग्न, है ना, और यहां पर यहां बैठे हैं चंद्रमा। अब स्त्री की कुंडली आई आपके पास में, या स्त्री की कुंडली संपत्ति की कुंडली देख रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो चंद्रमा है इनसे ये 7वीं राशि में है। यहां से देखें स्त्री की कुंडली को कंपेयर करें, या फिर लग्न जो नवमांश की लग्न जो मेष बनती है उससे देखें।
तो यहां से लग्न से देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए नवमांश से। किसको देखोगे? अपनी पत्नी के मतलब जीवन साथी जो भी है, पुरुष है या स्त्री है, उसके नवमांश की लग्न या चंद्रमा की राशि से कंपेयर आपको करना है। देखिए, नवमांश कुंडली का लग्न यदि पाप ग्रहों से संबंधित होकर पीड़ित हो और जन्म कुंडली का सप्तमेश भी नवमांश कुंडली में पाप ग्रहों से पीड़ित होकर निर्बली हो जाए तो जातक आजीवन अविवाहित रह सकता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। फिर से समझिए इस सूत्र को। यहां तक हमने इसको समझ लिया कि जब भी कंपेयर करोगे, मित्र होने चाहिए ये आपस में, लग्न का लग्नेश, नवमांश के लग्न का और दूसरे जो जीवन साथी है उसका ये मित्र हो आपस में। ठीक है, और शत्रु होंगे तो दिक्कत होगी। ऐसे ही इसका देखना है, सब जो चंद्रमा जहां बैठे होंगे नवमांश में उस राशि से देखिए आपस में मित्र हैं कैसी हैं, षडाष्टक में तो नहीं है। इन सब बातों का आपको विश्लेषण करना होगा। जब मैं कभी विशेष रूप से नवमांश के इस टॉपिक को लूंगा तब मैं और इसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी यहाँ केवल और केवल आप इतना समझ लीजिए शॉर्ट में कि यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं तो वहां पर क्या कंडीशन हो सकती है और हमको क्या क्या देखना चाहिए। अब देखिए, अब मैं एक योग बता देता हूं अविवाहित वाला भी हम कैसे देख सकते हैं इससे, नवमांश से। सपोज कीजिए कि लग्न कुंडली का जो नवमांश कुंडली का लग्न है, नवमांश कुंडली का लग्न हमारा ये हो गया। यदि ये पाप ग्रहों से संबंधित हो जाए और पीड़ित हो जाए और जन्म कुंडली का सप्तमेश भी नवमांश कुंडली में पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए या निर्बली हो जाए तो जातक आजीवन अविवाहित रह सकता है। सपोज कीजिए यहां पर ये मेरी है D9 चार्ट, यहां पर कौन बना? मंगल। यहां लेते हैं हमारी, यहां पर ले लेते हैं, ये हमारी कौन सी है? मिथुन है। इसमें ये हमारा कौन हो गया? सप्तमेश। तो नवमांश कुंडली का D9 का लग्नेश कौन होगा? मंगल। ठीक है, और जन्म कुंडली का कौन हो गया? ये जन्म कुंडली है तो यहां पर इसका हो गया सप्तमेश बृहस्पति। अब नवमांश कुंडली में अगर बृहस्पति और मंगल ये दोनों अगर पीड़ित हो जाएं, देखिए मैंने कैसे बताया आपको, नवमांश कुंडली का लग्नेश, जन्म कुंडली का मतलब लग्न कुंडली का सप्तमेश, यदि ये नवमांश कुंडली में, ठीक है, ये पीड़ित हो जाए तो ये पीड़ित होने से या निर्बली हो जाए तो जातक आजीवन अविवाहित रह सकता है। चलिए, ये हमने समझ लिया, अच्छे से आपको आ चुका होगा। अब हम आते हैं, थोड़ा और पॉइंट आपको समझना आवश्यक है। अब देखिए, हमको एक बात समझनी है, ये नवमांश कुंडली है सारी, ये नवमांश कुंडली लेकर चलेंगे। इसमें लग्न कुंडली को आप फोकस मत करना, मैं आपको जो सूत्र समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे? मेष से शुरू करेंगे। इसको बोलेंगे मेष नवमांश। हम लग्न नहीं बोलते इसमें, नवमांश में नवमांश बोलते हैं। देखिए, जैसे कि मेष नवमांश है, मेष नवमांश में किसी जातक का जन्म हो और इसमें चंद्रमा बैठे हो, मतलब चंद्रमा मेष में बैठे हो, ऐसे समझिए चंद्रमा मेष नवमांश में बैठे हो, तो हम कहेंगे कि मेष नवमांश में चंद्रमा की अगर स्थिति है तो ये सेनाध्यक्ष या उसको धनवान बनाएंगे, या तो सेना का अध्यक्ष बना देंगे या धनवान बनाएंगे। अगर नवमांश में वृश्चिक नवमांश में वृषभ नवमांश में बैठे तो उसका शरीर जो होगा कैसा हो जाएगा? मोटा ताजी होगा, तो स्थूल शरीर का होगा। अगर ये कहां पर बैठे? वृषभ नवमांश में चंद्रमा बैठे, स्थूल शरीर का कर देंगे। अगर मिथुन नवमांश में बैठे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या होगा? विद्वान होगा, लेखक होगा और सुंदर शरीर का होता है। अगर चंद्रमा कर्क नवमांश में बैठे तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ा गहरे रंग के शरीर का व्यक्ति होगा।
अगर चंद्रमा बैठे सिंह के नवमांश में तो कह सकते हैं धनवान भी होगा, बलवान भी होगा। अगर चंद्रमा बैठे कन्या के नवमांश में तो कह सकते हैं कि पतला शरीर होगा और बड़ी कोमल वाणी होगी। अगर चंद्रमा बैठे तुला के नवमांश में तो यहां कह सकते हैं कि विपरीत लिंग के जातकों में लोकप्रिय होगा, सुंदर आंखें होंगी, सत्ता संपन्न जातकों से अनुग्रहित होगा। और अगर ये बैठे वृश्चिक के नवमांश में चंद्रमा तो हम कह सकते हैं कि विकृत शरीर होगा या विकृत अंग होगा कुछ ना कुछ, और घुमक्कड़ उसकी प्रवृत्ति होगी, घूमने वाला होगा। वहीं अगर चंद्रमा धनु नवमांश में बैठ जाए तो हम कह सकते हैं पतला यानी कि कृश कमजोर से शरीर का होगा, लेकिन उदार होगा, धार्मिक होगा और धन और संपत्तिवान होगा। अगर यही चंद्रमा मकर के नवमांश में बैठ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गहरे रंग वाला होगा, मतलब थोड़ा सा सांवला होगा और लोभी भी होगा। वहीं चंद्रमा बैठ जाए कुंभ के नवमांश में तो ये कह सकते हैं कि उसका जो जीवन साथी है वो उसके ऊपर शासन करेगा। और विशेषकर कुंभ नवमांश में अगर किसी पुरुष जातक के जन्म कुंडली नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ नवमांश में बैठे हुए हैं चंद्रमा, तो आप कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के द्वारा शासित होता है। कहने का अर्थ है अपनी स्त्री के बस में रहने वाला होता है, लेकिन कपटी होता है। वहीं अगर ये चंद्रमा मीन के नवमांश में बैठ जाए तो कोमल वाणी होगी उसकी, धार्मिक होगा और पुत्र संततिवान भी होता है। देखिए बराह मिहिर के जो पुत्र थे पृथ्वीशस, उन्होंने अपने ग्रंथ होरासार में कुछ बातें और बताई हैं कि किस नवमांश में जन्म होने से क्या फल होता, उनको भी हम समझेंगे ताकि हमें सारी बातें स्पष्ट हो जाए। अगर किसी जातक का जन्म मेष नवमांश में हो, अगर किसी जातक का जन्म मेष नवमांश में हो, कैसे देखें, चलिए किसी जातक का जन्म मतलब उदय जो हो, लग्न का जो उदय होगा वो किस में हो, मेष में, ऐसे समझिए। नवमांश में मेष राशि निकल के आए तो किसी जातक का जन्म अगर मेष नवमांश में हो, जहां पर 1 नंबर राशि है, यहां पर जन्म हो, तो जातक कैसी प्रवृत्ति का होगा, तो कहा जाता है कि वह दुष्ट होगा, चोर होगा और बड़ा ही व्याकुल प्रवृत्ति का होगा, बहुत ज्यादा परेशान होने वाला होगा। और वहीं अगर वृषभ नवमांश में, अगर वृषभ नवमांश में किसी का जन्म हो तो क्या होगा, जातक विद्वान होगा, सुखी होगा, स्थूल शरीर का होगा और उसकी कन्या संतान अधिक होती हैं। वहीं अगर मिथुन नवमांश में किसी का जन्म हो तो हम ये कह सकते हैं कि मिथुन नवमांश में जो जातक का जन्म होगा वो दिखने में सुंदर होता है, कई प्रकार की विद्याओं को जानने वाला, सुशिक्षित और बुद्धिमान होता है। वहीं यदि कर्क नवमांश में किसी का जन्म हो जाए तो ऐसा जातक चिड़चिड़ा होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, झुके हुए शरीर का होगा, धनवान और विदेश यात्राओं में आसक्त रहता है। वहीं अगर सिंह नवमांश में किसी का जन्म हो तो यह कह सकते हैं कि ऐसा जातक क्या होगा, ऐसा जातक एकांतवासी होता है, लेकिन घमंडी होगा, अहंकारी होगा, कमर उसकी पतली होगी और उसके दांत कमजोर होंगे, ये उसकी विशेषताएं रहती हैं। वहीं अगर किसी का जन्म होता है कन्या नवमांश में तो कन्या नवमांश का जातक बड़ा ही उदार होता है, विदेशी भूमि में उसका वास होता है, यानी कि रहने वाला होता है, उपहार बड़े बड़े देने में तत्पर रहता है, बड़े उदार चित्त वाला होता है, दूसरों की सहायता करने वाला और जीवन के पूर्व भाग में सुखी होता है। वहीं
अगर हम बात करें कि तुला नवमांश में किसी का जन्म अगर हो तो ऐसा जातक कमजोर से शरीर का होगा, अधिक धनवान नहीं होता, कम पुत्र संतति प्राप्त होती है और अपने रिश्तेदारों से संबंधियों से घृणा करने वाला होता है, उनको पसंद नहीं करता घर वालों को। अगर किसी का जन्म हो वृश्चिक नवमांश में, तो अगर किसी का वृश्चिक नवमांश में जन्म है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा लेकिन आंखें कमजोर होंगी, थोड़ा सा क्रूर प्रवृत्ति का होगा और पाप कर्म करने वाला भी होता है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर ऐसा जातक, किसी जातक का जन्म अगर धनु लग्न में नवमांश में हो तो ऐसा जातक धन संपत्ति वाला, शुभ गुणों से युक्त होता है लेकिन बड़ा ही आलसी होगा और कुछ भी काम के लिए बड़ी सरलता से संतुष्ट हो जाने वाला होता है। वहीं अगर किसी का जन्म मकर नवमांश में हो तो जातक की बुद्धि अस्थिर होती है, क्रूर होता है, लेकिन रति सुख की उसको बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। तो ये उसकी स्थितियां होती हैं। अब अगर कुंभ नवमांश में किसी का जन्म हो जाए तो ये कुंभ नवमांश है, इसमें जन्मा जातक दयाहीन कहा गया है, धूर्त कहा गया है, घूमने वाला घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कहा गया है, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है और हमेशा समस्याओं में घिरा ही रहता है। वहीं अगर किसी का जन्म मीन के नवमांश में होता है तो ये कहा जाता है कि दूसरी स्त्रियों की इच्छा रखने वाला और एक से अधिक पत्नियों वाला भी होता है। अब देखिए वर्तमान में बहुत सारी पत्नियां नहीं हो सकती हैं तो वहां ये देख सकते हैं कि अन्य स्त्रियों के साथ में उसका संबंध होंगे, धनवान होगा और जलीय वस्तुओं से लाभ कमाने वाला भी होता है। ये हमने नवमांश के बारे में समझा। अब एक बहुत विशेष सूत्र नवमांश का मैं आपको दे देता हूं। अब नवमांश कुंडली में एक बात जरूर ध्यान रखिए, कोई भी नवमांश कुंडली हो, अगर नवमांश कुंडली के छठे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी जो भी बने, जैसे यहां पर सूर्य बनते हैं और यहां पर शुक्र बनते हैं, ये दोनों पीड़ित हो जाएं, ये दोनों ही क्या हो जाएं, परेशान हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, ये पीड़ित हो जाएं, दोनों के दोनों इसके स्वामी पीड़ित हो जाएं, तो ऐसा जातक को या तो जो कमर से संबंधित दर्द बना रहेगा, डिस्क स्लिप वाली कंडीशन है वो रहेगी, दर्द से पीड़ित रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आज हमने जाना कि कैसे नवमांश कुंडली को हम देख सकते हैं, नवमांश कुंडली से हम क्या क्या विश्लेषण कर सकते हैं, नवमांश कुंडली कितनी बलवान होती है, इसको देखे बिना हम कैसे कोई भी फलादेश नहीं कर सकते। इन सब बातों को समझा, सीखा। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? आशा करता हूं ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर आए या लाइव आए तो उसकी जानकारी आपको हो जाए। आज के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।